हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 28 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम साथ ही बात करेंगे इनके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ड्रोन महोत्सव की अगर बात आती है, ड्रोन महोत्सव आजकल जिस तरह से हमारा आधुनिक युग है, तो जैसे जैसे तकनीक में बढ़ोतरी होती जा रही है वैसे वैसे इस समय ड्रोन टेक्निक पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और उसी के चलते भारत में हमारा ड्रोन महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये कहाँ मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में ये कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा प्रगति मैदान में। तो प्रगति मैदान को भी याद रखना है आपको। और प्रगति मैदान क्यों फेमस है? क्योंकि भारत में पुस्तक मेला लगता है। अब भारत में पुस्तक मेला जो लगता है वो दो जगह लगता है, एक तो दिल्ली के प्रगति मैदान में और दूसरा लगता है हमारा कोलकाता में। तो ये हमारा प्रगति मैदान, जितने भी हमें ज्यादातर बड़े बड़े महोत्सव या मेले वगैरह देखने को मिलते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। और अभी जो ड्रोन महोत्सव है ये भी कहाँ हो रहा है? हमारा दिल्ली में। और दिल्ली के कौन से मैदान में? प्रगति मैदान में। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है? तो बात आती है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और 2021 का। ये जो जारी हुआ ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। और इस समय शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब शिक्षा मंत्रालय ने ये हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है ये जारी किया है। अब ये होता क्या है? ये जो है हमारा 3 साल में एक बार होता है। अब 3 साल में एक बार होता है। तो पिछली बार जो ये हुआ था, ये हुआ था 2017 में। अब ये होना तो था 20 में, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर क्या आ गया? गैप आ गया। अब कोविड के चलते जो गैप आया तो ये रिपोर्ट आई है 2021 में। अब इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? इस रिपोर्ट में जो तीसरी क्लास, पांचवी क्लास, आठवीं क्लास और 10वीं क्लास की जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और उसमें ये देखा जाएगा कि उनकी जो सीखने की क्षमता है वो कैसी है। तो इस पूरे सर्वे में हमारे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो किया है दिल्ली राज्य ने। और अगर बात करें इसमें कितने बच्चे शामिल हुए थे, तो इसमें 34 लाख बच्चे 720 जिलों के शामिल हुए थे। उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया और इस सर्वेक्षण के तहत देखा गया कि मतलब उनकी सीखने की क्षमता कितनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर बात आती है यहीं पर शिक्षा, तो शिक्षा अगर देखा जाए कौन से सूची में विषय आता है, तो शिक्षा जो आता है वो भी ध्यान रखना है, वो आता है समवर्ती सूची में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। और अगर हम देखें कि हाल ही में हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति अगर हम बात करते हैं तो ये आई है 2020 में नई शिक्षा नीति। और इससे पहले जो आई थी वो आई थी 1986 में। और अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये कितने साल बाद आई है? ये 34 साल बाद आई है, यानी 34 वर्ष बाद आई है। और किसके कहने पर आई है? कस्तूरी रंगन समिति के कहने पर आई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है शिक्षा नीति के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एक योजना है हमारी नरेगा, और बाद में वो कन्वर्ट हो गई मनरेगा में। उसके अंतर्गत गांव में हमारा रोजगार दिया जाता। अब ये उसी के जैसी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मतलब कि शहरों में भी रोजगार की गारंटी दी जाएगी 100 दिन के लिए। और ये क्यों दी जा रही है? क्योंकि कोरोना के समय में जो मजदूर पलायन कर गए थे, तो प्रवासी मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया। उन्हें रोजगार देने के लिए यहाँ शहरों में 100 दिन का उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और उसी के लिए एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये योजना शुरू किसने करी है? तो ये शुरू करी है राजस्थान में। तो राजस्थान में इस समय गहलोत सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ राजस्थान में उन्होंने ये योजना शुरू की है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो अगर बात आती है कौन सा संस्करण है, तो यह है 8वां संस्करण। अब इस 8वें संस्करण में है क्या? तो इस 8वें संस्करण में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है स्वच्छ भारत मिशन,
इस मिशन के तहत चल रहा है। और शहरी 2 पॉइंट मतलब शहरों के लिए है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया। अब यहाँ जो देखा जाएगा मतलब शहरों में कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको साफ करेंगे और यहाँ यूज करेंगे ट्रिपल आर। तो ट्रिपल आर से मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो जो हमारा वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्लास्टिक का कचरा है तो प्लास्टिक के कचरे से हम रोड बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है 3R का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 में 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? अब अगर बात आती है, अभी हमारी एक लिस्ट आई है जो हमारी टाइम्स मैगजीन की। अब टाइम्स मैगजीन 2022 में लिस्ट जो इन्होंने जारी करी है 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जारी करी है। अब इसमें कौन से भारतीय शामिल नहीं है? तो यहाँ तो आपका आंसर हो गया अरुंधति राय। बाकी अगर देखा जाए 3 नाम, तो तीनों के तीनों नाम ये हमारे शामिल हैं। इस साल हमारे 3 नाम आए हैं। एक तो है करुणानंदी। अब करुणानंदी क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रही है ये वैवाहिक बलात्कार का, कि जो हमारा अगर देखा जाए किसी शादीशुदा अगर कोई भी जोड़ा है और अगर आपस में वो अपनी बिना सहमति के संबंध स्थापित करते हैं तो उसके पीछे अगर देखा जाए उसे बोला जाता है वैवाहिक बलात्कार। तो उसी वजह से यहाँ पे करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ रही है, इसी वजह से इन्हें शामिल किया गया। अब दूसरी बात आती है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी जो है ये हमारे एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है जो अभी टॉप पर रहे हैं, तो इसी वजह से इन्हें शामिल किया गया। और अगर बात आती है तीसरा खुर्रम परवेज, तो ये हमारे कश्मीर मुद्दों को उठाते हैं बार बार, जो कश्मीर में दिक्कतें चल रही हैं उन सभी मुद्दों की बात करते हैं खुर्रम परवेज। तो हमारे करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज ये तीनों टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों में शामिल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है? OBEP मतलब ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ये शुरू कब हुआ है? ये दुनिया में अगर देखा जाए 2006 में शुरू किया गया था। अब बात आती है भारत में। तो भारत में ये भारत का पहला है। और किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में कर कौन रहा है? उड़ीसा में अगर देखा जाए इसकी शुरुआत करी है नवीन पटनायक ने। और नवीन पटनायक ने किसके साथ मिलकर करी है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो अभिनव बिंद्रा के साथ, अभिनव बिंद्रा है उनके साथ मिलकर इन्होंने ये शुरुआत की है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नवीन पटनायक और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। और अभिनव बिंद्रा वही है जो हमारा पहली बार ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे। तो इन्हीं की फाउंडेशन है जिनके साथ नवीन पटनायक मिलकर उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिससे बच्चों को ओलंपिक गेम्स के बारे में अगर देखा जाए अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में मई 2022 में संगीत एकेडमी के संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अब की बार मिल रहा है संगीत कला निधि पुरस्कार 2022। तो 2022 का जो पुरस्कार मिल रहा है वो मिल रहा है JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। तो इन्हें तो मिला है 2022 का। अब अगर हम देखें बाकी जो हमारे इम्पोर्टेंट है तो इसमें है जो हमारे तिरुवरुर तिरुवरुर भक्तवत्सलम, इन्हें जो मिला है इन्हें मिला है 2021 का। तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और अगर बात आती है संतन गोपालन, तो इन्हें जो मिला है इन्हें मिला है 2020 का। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, 2020 का भी, 2021 का भी और इस साल करंट का 2022 का भी। तो तीनों नाम हमारे इम्पोर्टेंट है। और अगर बात आती है हमारा अगर देखा जाए इसी में ही, जैसे हमारा एक पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 25 मई 2022 को किस संस्थान में परम पोरूल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो जो परम पोरूल सुपर कंप्यूटर है, पहली बात तो भारत में आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता कौन है? तो सीडैक करता है। सीडैक पुणे में स्थित है जो भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अभी एक नया कंप्यूटर बना है परम पोरूल।
अब ये कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ है NIT तिरुचिरापल्ली में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अगर बात आती है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, एक विजय भाटकर। तो विजय भाटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक थे। और इस समय वर्ल्ड में सबसे तीव्र अगर देखा जाए सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो जापान का है, और जापान का है फुगाको। फुगाको इस समय दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। और अगर बात आती है भारत में पहला कौन सा था, तो भारत में पहला था परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इस समय अगर देखा जाए हमारा एक चल रहा है IIT रुड़की में, हमारा परम गंगा, और एक हमारा चल रहा है IIT खड़गपुर में परम शक्ति। तो ये हमारे अलग अलग हैं। परम इस समय नया लॉन्च हुआ है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, तो सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, 24 मई 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ बात आती है, यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा। अब नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा क्यों दिया है? अब नरेंद्र बत्रा का नाम वैसे भी फेमस है क्योंकि जो ओलंपिक संघ है, जो भारतीय ओलंपिक संघ में अगर बात आती है, तो ओलंपिक संघ जो है इसमें अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारा गैर यूरोपियन हो। तो मतलब गैर यूरोपियन मतलब यूरोप के बाहर का, जितने भी बनते थे वो सबके सब यूरोपियन ही बनते थे। और जो नरेंद्र बत्रा थे ये गैर यूरोपियन थे पहले व्यक्ति। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने की नौबत आई क्यों? इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लग रहा था कि इन्होंने 35 लाख रुपयों का दुरुपयोग किया है, कि मतलब उन्हें कहीं दूसरे कामों में खर्च कर दिया है। तो इसी वजह से इन्होंने मतलब आरोपों से बचने के लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो इसी वजह से यहाँ पर नरेंद्र बत्रा। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले गैर यूरोपियन शख्स हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बात आती है विश्व शक्ति सूचकांक 2022, और इसमें बात चल रही है भारतीय वायुसेना की। और भारतीय वायुसेना दुनिया में अब हमारी आ गई है तीसरे नंबर पर। इससे पहले तीसरे नंबर पे था चीन, लेकिन अब हमारा भारत अगर देखा जाए तीसरे स्थान पर पहुंच गया। और हमारी भारतीय वायुसेना, तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर आ गई है विश्व में। क्योंकि पहले स्थान पर है आपका USA, और दूसरे स्थान पर है आपका रूस, और तीसरे स्थान पर अब आ गया है भारत। और भारत ने किसकी जगह ले ली है? चीन की जगह ले ली है। मतलब चीन से भी ज्यादा हमारी वायुसेना शक्तिशाली है। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, 26 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर। और काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।